कहा जाता है भारत के कई गांवों में सिर्फ लोग ही नहीं बसते, कुछ जगहों पर यादें बसती हैं, वहाँ चीखें बसती हैं और कुछ अधूरी आत्माएं भी बसती हैं। यह कहानी 6 दोस्तों की ग्रुप की है। आरव, कबीर, समीर और 3 लड़कियां, नंदिनी, तान्या और रिद्धि। सभी शहर में रहते थे, पढ़ाई भी साथ साथ की थी और अब नौकरी लगने के बाद मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। एक दिन अचानक कबीर ने सबको फ़ोन किया। यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अगर हिम्मत हो तो कोई पुराने गांव की साइड चलें। अगर सच में रोमांचक चाहिए ना, तो शहर से 120 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव है, धनवापुर। सुनने में आया है 20 साल पहले वहाँ के लोग रातों रात सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। कोई कहता है बीमारी फैली थी, कोई कहता है कुछ और ही है उस गांव में। कबीर की बातें सुन के सभी हंस पड़े, लेकिन रिद्धि, जिसे थ्रिलर और मिस्ट्री वाली जगहों पे जाना बहुत पसंद था, वह तुरंत बोली, यार मैं तो तैयार हूँ। बस यूं ही कैफे में बैठकर लाइफ नहीं काटनी मेरे को। जाना तो जा सकते हो, लेकिन रात होते ही गांव से बाहर निकल जाना। अंदर रुकने की गलती मत करना। उन्होंने सोचा सिक्योरिटी गार्ड कहानियां बना रहा है और सब हंसते हुए गाड़ी में सामान रखकर गांव के रास्ते निकल पड़े। और फिर शुरू हुई उस सफ़र की प्लानिंग जो शायद उन्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। यार ये रास्ता तो गूगल मैप पे भी नहीं आ रहा है। अरे अगर गूगल मैप पे नहीं मिलेगा तो बस जाएगी क्या? यार बहुत बड़ा घना जंगल है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही उनकी बातें चलती रही। हंसी मजाक चलता रहा और थोड़ी देर में ही धनवापुर गांव आ गया। लो दोस्तों, धनवापुर गांव आ गया। अब गाड़ी से उतरो और गांव घूमना शुरू करो। सारे दोस्त मिलके उस वीरान गांव में जाते हैं। यार यहाँ तो कोई नहीं है, सब सन्नाटा है। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है। यार ये बदबू कैसी आ रही है, लाश जैसी लग रही है। यार चुप रहो और घूमना शुरू करो। सभी दोस्त अपने अपने कैमरे और मोबाइल निकाले और घर घर घूमना शुरू किया। वहाँ एक पुराना स्कूल था जिसके बाहर अब भी काली पट्टी पर चाक से लिखा था, स्वागत है बच्चों। लेकिन उस लाइन के नीचे किसी ने लाल रंग से खून जैसा कुछ लिखा था, मत रुको यहाँ। दोस्तों, ये शायद यहाँ के लोकल लोगों ने लिखा होगा।
ताकि बाहर से आए लोग यहाँ रुके नहीं। और हम वैसे भी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, बस थोड़ी देर रुकेंगे, फिर शाम होते ही निकल जाएंगे। किस्मत को शायद उनकी ये बात मंजूर नहीं थी। अचानक तेज हवा चलने लगी और कुएं के पास रखी पुरानी रस्सी अपने आप हिलने लगी और तभी समीर को एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसाकर उसका नाम ले रहा हो। समीर। तुमने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया। तू ही होगा। हवा में अपने कान के पास आवाज सुन ली होगी। फिर से दोबारा किसी ने समीर का नाम लिया और इस बार आवाज़ बहुत तेज थी। समीर, यहाँ नीचे। अब की बार आवाज़ इतनी तेज थी कि सबको सुनाई दिया और सब चौंक गए। लग रहा है कोई अंदर फंसा हुआ है। रुको, मैं देखता हूँ अंदर कोई है या नहीं। यार, कुएं के अंदर किसी का हाथ दिखाई दे रहा है। लगता है कोई पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। यार, कोई है अंदर। एक काम करते हैं, खुद ही उसको बाहर खींच लेते हैं। समीर कांपते हुए पीछे हट चुका था। समीर के पीछे हटते ही वो हाथ कुएं से बाहर आया। वो हाथ कोई सामान नहीं था, पूरी तरह से काला पड़ा हुआ था, जैसे कई सालों से सड़ रहा हो। उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी लंबी सी, लगभग पंजों जैसी दिख रही थी। उसे देख के नंदिनी चीखने ही वाली थी कि आरव ने उसे पकड़कर चुप कराया। इस गांव में कुछ भी ठीक नहीं है। हम अभी यहाँ से चलते हैं। रुक जाओ, मत छोड़ो मुझे। यार, हम भागें या इसकी मदद करें? हमें भागना चाहिए। नहीं यार, अगर सच में कोई अंदर फंसा हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। प्रीति, इंसान का हाथ होता तो ऐसा नहीं दिखता। वो कोई और है। यार मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, अभी निकलते हैं यहाँ से। सारे दोस्त सब धीरे धीरे एक एक करके पीछे हटने लगे। अचानक कुएं के अंदर से पानी नहीं बल्कि काला कीचड़ बाहर उछलकर आने लगा और समीर के हाथ पे जाके चिपक गया। की त्वचा कुछ ही सेकंड में लाल होकर जलने लगी और समीर जोर से चिल्लाने लगा। आग जैसी जल रही है। हटाओ इसे, प्लीज कोई हटाओ इसे। रुक जा समीर, तेरे हाथों पे मैं पानी डालती हूँ, इससे तेरे हाथों का जलन कम हो जाएगा और तुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। इस गांव में कुछ भी ठीक नहीं है। हम अभी यहाँ से चलते हैं। हाँ, सब चलो भागो यहाँ से, यहाँ कुछ है। सभी दोस्त तेजी के साथ गाड़ी की तरफ भागते हैं। लेकिन जहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, उनकी गाड़ी वहाँ से गायब थी। बस टायर की निशानियाँ थी और मिट्टी खुरची हुई थी। तभी कबीर ने चिल्लाकर कहा, क्या हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है? बाहर आओ। कौन हो तुम? मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हम सब निकल पाएंगे। तभी किसी मंदिर की घंटी उनको सुनाई देती है।
जो गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जो बाहर से पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की घंटी लगातार अपने आप बज रही थी। तभी तान्या ने डरते हुए पूछा, यार मंदिर में कोई है क्या? अगर इंसान होगा तो मदद मिल सकती है। चलो चल के देखते हैं। सभी मिलकर अंदर जाते हैं। मंदिर के अंदर धूपबत्ती तो जल रही थी, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था और दीवारों पर अजीब सा लाल सिंदूर से लिखा था, वो लौट आएंगे, सब लौट आएंगे। ये किसने लिखा होगा? शायद गांव वालों ने। मुझे देखकर भी नहीं पहचान पाए। उस मंदिर के छत के ऊपर दो लाल आंखें दिख रही थी, एकदम गुस्से में लाल अंगारों जैसी आंखें चमक रही थी। तभी एक काला साया तेजी से नीचे कूदा। उसके कूदते ही सब चीख के पीछे हट गए। दोस्तों, अगर हम साथ रहे तो शायद जीवित रह पाएंगे, लेकिन हम अलग हुए तो शायद हमें कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है। गांव में एक बड़ा सा पंचायत भवन देखा था, हम वहां चलते हैं। रात खत्म होते ही हम पैदल ही घर के लिए निकल चलेंगे। आरव मसाल हाथ में लिए सबसे आगे चल रहा था। रिद्धि और तान्या उसके पीछे थे और उनके पीछे कबीर, समीर और नंदिनी थे। सड़क अब और सुनसान हो चुकी थी और डरावनी सी लग रही थी। पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे मानो कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। थोड़ी देर में पंचायत भवन में पहुंच गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पंचायत भवन पुरानी हवेली जैसी लग रही थी। टूटी हुई ईंटें, खिड़कियों में जाले और दरवाजे पर लोहे का ताला। तान्या ने धीरे से कहा, अब क्या करें? पीछे हटो यार, मैं ताला तोड़ देता हूँ। लगता है गांव वालों ने खुद को यहाँ बंद कर लिया था। ये सब सबूत है कि यहाँ कुछ बड़ा हुआ था। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। शायद किसी ने गांव वालों को मजबूर किया था। कौन? तभी मेज के पीछे से एक कुर्सी हिली। फिर सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सबसे पीछे वाली कुर्सी खाली थी, लेकिन वह कुर्सी अपने आप दीवार से टकराने लगी। कोई है यहाँ? दिखो हमें। तभी कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी हुई दिखी, जो लंबी, टेढ़ी कंधों वाली और उसकी आंखें आग जैसी लाल थी। वो धीरे धीरे मेज के ऊपर चढ़ गया। तुम कौन हो? काली परछाई कुछ नहीं बोली, चुप रही। बस हाथ उठाकर उसने उन सबकी तरफ इशारा किया, जैसे उन्हें बुला रहा हो। जो रिद्धि उन सब में से बहादुर थी, वो उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ी और बोली, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी कहानी सुने? और फिर परछाई वहीं रुक गई और कुछ पल के लिए कमरा भी बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि अपना दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। और फिर उसने धीरे से सर हिलाकर हाँ कहा। हाँ। और तभी सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और सब घबरा गए और चिल्लाने लगे, यार हम अंदर बंद हो गए हैं। सारे दोस्त मेज के सामने खड़े थे और वो काली परछाई मेज के ऊपर आकर
बैठ जा। फिर रिद्धि कांपते हुए कहती है, हम तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। बोलो, तुम्हारी क्या कहानी? ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे धर्मापुर की कहानी है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे धर्मापुर की कहानी है। 20 साल पहले इस गांव में एक मेहमान आया था। हम साधारण लोग थे, खेती बाड़ी करते, सादा जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन अनजान साधु गांव में आया। वो साधु अजीब था, बहुत अजीब था। कहानी सुनाते समय परछाई की आवाज और भारी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो अपना दर्द बयां कर रहा हो। और फिर परछाई की आवाज अचानक से तेज हो गई। चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें लाल, आवाज इतनी भारी जैसे किसी इंसान की नहीं। उस गांव के चौपाल में आकर कहा, मैं तपस्या करने आया हूँ, मुझे यहाँ एकांत चाहिए और 12 रातें तक कोई मुझे परेशान ना करे। गांव वालों ने सोचा साधु है, सम्मान देना चाहिए। उसे गांव के बाहर पुराना कुआं वाला इलाका दे दिया गया, जहाँ कोई नहीं जाता था। 12वीं रात वो मंत्र जिसने सब खत्म कर दिया। पहली रात सब कुछ शांत रहा। दूसरी रात दूर से अजीब मंत्रोच्चारण सुनाई दिए। तीसरी रात कुएं से धुआं उठता दिखा। गांव वाले डरने लगे, पर साधु को रोकना नहीं चाहते थे। 12वीं रात गांव वालों ने देखा, कुएं के पास लाल आग जल रही थी और साधु उसके चारों ओर चक्कर काटते हुए बोल रहा था, आओ आओ, सब बाहर आओ। लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक कुएं से चीखें आने लगी और वो इंसानी नहीं थी। अगली सुबह साधु गायब था और कुआं बंद था। तभी गांव वालों ने पंचायत बुलाई। कुछ लोगों ने कहा, साधु कोई तांत्रिक था, कोई दुष्ट आत्मा को बुलाया है उस साधु ने। और तभी वहां साधु आ गया और बोला, मुझे दोष मत दो। और उसी रात सब खत्म हो गया। वो साधु था ही नहीं, वो कोई और था जिसे हम पहचान नहीं पाए। उसने कहा, तुम लोग ने मुझे यहाँ आने दिया, इसलिए अब तुम सब मेरे हो। और फिर पूरे गांव में आग लग गई। मकान अपने आप जलने लगे। लोग भागे भागे चिल्लाए, लेकिन कोई एक भी बाहर नहीं जा पाया। हर रास्ता अपने आप बंद हो गया। मैं भी उनमें से एक था। मतलब तुम भी गांव वाले हो? परछाई ने सिर झुका लिया। सब अभी खत्म नहीं हुआ था। समीर भी डरने लगा और डरते हुए पूछा, लेकिन हमसे क्या चाहते हो? कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया और फिर परछाई ने धीरे से कहा, उसने कहा था, जब तक कोई बाहर से आकर हमारा सच नहीं सुनेगा, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी परछाई ने धीमे, बहुत धीमे स्वर में कहा, पर उसकी एक शर्त है। सभी दोस्त शांत खड़े हो जाते हैं। तभी परछाई मेज पर खड़ी उनकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। तभी रिद्धि ने हिम्मत करके पूछा, कौन सी सर? परछाई ने धीरे धीरे गर्दन उठाया और उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गहरी और डरावनी थी। जो भी हमारा सच जाने, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। या तो हमें मुक्ति दिलाएगा या फिर खुद हमारे साथ रहेगा। हमने तुम्हारी कहानी सुन ली है, कृपया करके हमें जाने दो। परछाई ने अपना हाथ उठाया और पंचायत भवन के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मुक्ति चाहिए तो मुझे कुछ देना होगा, एक को यहीं रहना होगा। तभी समीर चिल्लाया। ये क्या मजाक है? परछाई की बातें सुनकर सबके शरीर जम से गए, जैसे अंदर से बर्फ गिर रही हो। तभी तान्या कांपते हुए बोली, मतलब हम में से किसी एक को? रिद्धि ने धीरे से कहा,
यार उसके साथ रहना होगा हमेशा के लिए, मतलब समझी। तभी समीर पीछे हट गया और नंदिनी ने रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं नहीं रहूंगी आरव। तभी आरव ने चिल्लाकर कहा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आरव बाकी सब चिल्ला तो रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, पर उनको ये नहीं पता था अब ये फैसला उनका नहीं। तभी परछाई ने धीरे से कहा। अगर खुद नहीं चुनोगे तो वो चुनेगा तुम में से किसी को। कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा, सबकी सांसें तेज हो गई, सब कांप रहे थे डर के मारे। तभी रिद्धि ने डरते हुए कहा, वो कौन? तभी परछाई धीरे धीरे मेज से उतरकर पीछे की तरफ इशारा किया, जहाँ पहले वो खाली कुर्सी, पर अब वो कुर्सी खाली नहीं, वहाँ कोई बैठा हुआ। सारे दोस्त उस कुर्सी की तरफ मुड़ के देखते हैं। कुर्सी पर एक आकृति बैठी, काले कपड़ों में लिपटी, चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें पूरी तरह काली। वो ना जिंदा लगती थी ना मरी हुई। उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया और उसके बिना होठ वाले मुंह से आवाज निकली। मैं चुनूंगा। उस भूत की आवाज सुन के सभी दोस्त इतना डर जाते हैं। तभी कुर्सी पर बैठा हुआ काला भूत धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कदमों की आवाज जमीन पर आई, जैसे हवा में तैर रही हो। सभी दोस्त उसको देखकर सहमकर दीवार से चिपक जाते हैं। उसने बिना कुछ कहे एक एक की तरफ देखना शुरू किया। उस भूत ने बिना कुछ कहे एक एक करके सबकी तरफ देखना शुरू किया। सबसे पहले वो कबीर के पास गया। उसकी आंखें कुछ पल रुकी, फिर आगे बढ़ी, फिर रिद्धि को देखा। उसने हल्का सा सर टेढ़ा किया, पर चुना नहीं। तान्या, समीर, नंदिनी सबके सामने से गुजरा, पर कोई दुआ कर रहा था मेरे पास से निकल जाए। सब ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। फिर वो भूत आरव के सामने जाके रुक गया। जैसे ही भूत आरव के सामने रुका, सारे दोस्त एकदम शांत हो गए। सबकी आंखें फटी थी। सब उस भूत की तरफ देख रहे थे। आरव के चेहरे से तो मानो खून ही उतर चुका था। तभी उस भूत ने आरव के आंखों में देखा और वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी उस भूत ने आरव के आंखों में देखा और आरव ने उस भूत के आंखों में देखा। उस भूत ने आरव को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया। तभी भूत ने कुछ कहे बिना अपना काला हाथ आगे बढ़ाया और आरव की छाती पर रख दिया, मानो कि अब फैसला हो चुका था कि आरव ही उसके साथ जाएगा। आरव रहेगा। तभी तान्या चीख पड़ी, नहीं, उसे मत ले जाओ, प्लीज उसे मत ले जाओ, उसे छोड़ दो, आरव प्लीज। समीर भागकर आरव को खींचने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आरव का हाथ पकड़ा, आरव का हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। तभी आरव ने कांपती आवाज में कहा, भाग जाओ प्लीज। नहीं, हम सब साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। और वो कमरा पहले से और ज्यादा भयानक हो गया। कमरे के पूरे दीवारों से सैकड़ों हाथ निकलने लगे और डरावनी सी आवाज आने लगी। वो सैकड़ों हाथ उन 5 दोस्तों को पीछे से धकेल रहा था और तभी दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और सारे दोस्त पीछे गिर गए, लेकिन आरव रह गया। तभी रिद्धि चिल्लाकर बोली, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। भागो। रिद्धि ने चिल्लाकर कहा, आरव चलो, हमारे साथ चलो आरव। आरव ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कुराहट इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसने धीरे से कहा, और वो कमरा पहले से और ज्यादा भयानक हो गया। कमरे के पूरे दीवारों से सैकड़ों हाथ निकलने लगे
और डरावनी सी आवाज आने लगी। वो सैकड़ों हाथ उन 5 दोस्तों को पीछे से धकेल रहा था और तभी दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और सारे दोस्त पीछे गिर गए, लेकिन आरव रह गया। तभी रिद्धि चिल्लाकर बोली, भागो। रिद्धि ने चिल्लाकर कहा, आरव चलो, हमारे साथ चलो आरव। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसने धीरे से कहा, अब मैं नहीं जा सकता। आरव की बातें सुन के बाकी पांचों रोते हुए बाहर भाग जाते हैं और दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। कबीर, नंदनी सभी गांव से बाहर भागते भागते सड़क तक पहुंच जाते हैं। बस यार, मेरे से चला नहीं जा रहा है, थक गई हूँ मैं। बस यार चल ले, बस पहुंच गए हम। बस यार जल्दी से घर पहुंच जाए। उन्होंने पीछे मुड़कर पंचायत भवन की तरफ नहीं देखा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कोई उन्हें देख रहा था। गांव से बाहर निकलते ही सबके फोन एक टाइम पे ही बजने लगे। सबने अपना फोन देखा तो उस स्क्रीन पे सिर्फ आरव का नाम था। सभी डर गए। तभी समीर ने डरते हुए कहा, फोन मत उठाना। शायद वो बच गया हो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ धीमे धीमे सैकड़ों फुसफुसाहट मिलकर कुछ कह रहे थे। तुम लोग तो भाग गए, पर तुमने कुछ पीछे छोड़ दिया। रिद्धि ने रोते हुए कहा, आरव हम वापस आएंगे तुम्हें लेने। तुम मुझे लेने नहीं आओगे, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सबके शरीर सुन्न पड़ चुके थे। उन पांचों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक बात साफ थी कि ये कहानी पंचायत भवन में खत्म नहीं हुई थी। अब आरव बाहर आ चुका था और कहा जाता है कि आज भी कभी कभी अगर कोई उस पुराने पंचायत भवन के पास रात को गुजरते हैं तो आरव जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं होती है। क्या आरव अभी भी उसी आत्माओं का नया रक्षक बन चुका है, या फिर आरव क्या वापस आएगा अपने दोस्तों के पास? आज भी उन पांचों में से कोई भी रात को अकेला जाता है तो उनके पीछे से आरव की आवाज आती है, मैं आ गया।